आला डिस्कोर्स फोरम की जानिब से जो माहाना प्रोग्राम हर महीने होना चाहिए, मैं उसका एतराफ़ करते हुए कि हर महीने नहीं कर सका। लेकिन ये है कि तीसरा प्रोग्राम चल रहा है, इसके दरमियान में बहुत सारे प्रोग्राम होते रहे हैं। मसरूफियत के बावजूद भी हमारे साथियों ने प्रोग्राम को जारी रखने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम में आज हमारे दरमियान सदर शुबे उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, हमारे उस्ताद प्रोफेसर अली सईद साहब, प्रोफेसर नसीरुद्दीन फरीद साहब, डॉक्टर सदर शाह साहिबा, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर मीरअल्लाह खातून साहिबा, हमारे दरमियान रिसर्च स्कॉलर एमए साल अव्वल और दो तालिब इल्म, मैं आप तमाम का प्रोग्राम में बस ऐसे ही लेके रहना, कुछ नहीं करना। खैर मकदम करता हूँ, आप तमाम से इस्तकबाल करता हूँ और दिली खुशी का इजहार करता हूँ कि आप तमाम प्रोग्राम के बावजूद, तमाम मसरूफियात के बावजूद बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका इम्तहान करीब है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को है और ऐसा वक्त है, ऐसा नाजुक है कि वो हमारे साथ वक्त नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद जो हमें वक्त दे रहे हैं उसके लिए मैं मशहूर हूँ उनका और फिर एक बार उनका सबका इस्तकबाल करता हूँ और सबको अपनी जानिब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब चूँकि प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा तामीर हो चुकी है और ज़्यादा वक्त दिए बगैर प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे वक्त लगा करके सवाल छात्रा के लिए और तमाम के लिए भी वक्त की अहमियत हम ये ज़्यादा पहचान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब प्रोग्राम की शुरुआत कर देनी चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की निज़ामत ADF की नायब सदर मोहतरमा रईस फातिमा साहिबा को के हवाले करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और इस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत करें और इस उम्मीद के साथ, इस फैसले के साथ, मीर के शेर के साथ बारे दुनिया में रहो तो खुदा याद रखो, ऐसा कुछ करके चलो जाके उनको याद रहे इस बात। मुझे दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम और ये दूसरे प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, बिलखुसूस प्रोफेसर खालिद सईद साहब का जो कि पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। शुरुआत ही सर ने की थी, इसका इनामत सर के साथ नहीं वो पहली दफ़ा होती ना प्रोग्राम में पहली दफ़ा है। नशिस्त का आगाज़ जैसा कि रस्म है कि कलाम खुदा के ज़रिए से होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ रियाज अहमद साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम के बाद पेश करें।
मैं था नहीं पूरी प्रोग्राम की सरगर्मी हिस्सा नहीं ले सका कि कैसे कैसे प्रोग्राम होगा। 2 बजे आकर आफ्ताब ने मुझसे कहा कि आपको नाम पढ़ना है। मैंने उनका चेहरा देखा और हैरत के साथ पूछा कि क्या रियाज भाई से गाना तो नहीं गवा रहे हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तिलावत कलाम पाक में एक अर्ज है, कुछ अशार नाशरी की लाइजा हो अहमद अज़ल ही से सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है।
यहाँ तशरीफ ले आइए। जनाब नसीब मोहम्मद आपके मकाले का मौजूद चलिए वो खुद अपने मकाले का عنوان बता देंगे। आपसे गुजारिश है, इनके मकाले का मौजूद है सूरत प्रकाश अफसाना। और फिर एक नाथ का तो नहीं है ना, और फिर एक नाथ का तो नहीं है ना। नसीब साहब से गुजारिश है कि आप यहाँ पे आइए और अपना मसला पेश करें। प्रकाश का अफसाना खजोगा की तफरीक। सुरेंद्र प्रकाश अपने अहम के मोतबर अफसाना निगार हैं। उनका तकलीफ करता अफसाना बिजोगा में काफ़ी शोहरत हासिल की और नाक़िदीन अदब के हल्के में अब तक ज़ेर बहस बनी हुई है। सुरेंद्र प्रकाश ने इस अफसाने को उस आयत में लिखा जब अफसाना एक बार फिर कहानीपन की तरफ वापसी कर रहा था। इस अफसाने की मकबूलियत और ज़ेर बहस रहने की एक वजह ये रही कि ये न सिर्फ जदीदियत माँ बा जदीदियत बल्कि तरक्की पसंदी के बीच तनाज़ुर में पूरी जाती है। तरक्की पसंदों में इसलिए सलाह क्योंकि इसमें गरीब किसानों के इस्तेसाल को ध्यान दिया गया है। जदीदियत के नाक़िदीन ने इसलिए पसंद किया क्योंकि अलामती पैदाइश में लिखा गया है। माँ बाप जदीद वालों ने इसलिए लायक तासीन समझा क्योंकि ये अलामती होने के बावजूद भी कहानीपन से आरी नहीं है। ज़ेरे बहस अफसाने का मैं यहाँ दो मफाहिम बयान करने की कोशिश करूँगा। पहली तफहीम तो ये है कि अफसाना गुज़श्ता प्रेमचंद के नाम गौदान की ज़मानी तवसीह है। ज़मानी इस माने में कि गौदान जागीरदाराना दौरे हुकूमत के जागराना व आंगाना निज़ाम के खिलाफ पेश करती है और बजूका जमहूरी हिंदुस्तान में आईना हिंद के ज़ेरे साया होने वाले इस्तेसाल का इंकशाफ करता है। वो इस्तेसाल जिसका मेहनत कश्तबा आज़ाद हिंद से पहले भी शिकार था, अब भी है। बस तरीक़े इस्तेसाल में तब्दीली आई है। तब हम पे जुल्म लगान और वसूली के नाम पर हो रहा था, अब टैक्स की सूरत में हो रहा है। पहले हमें मुकम्मल मुआवजे की उम्मीद नहीं होती थी, अब उम्मीद होते हुए भी मुकम्मल कमरा पाने से महरूम है। गौदान का हुरी गुलामी के अहद में पेट भर खाने का ख्वाब देखता था। बजूका का हुरी आज़ादी के अहद में फसल की कटाई के वक्त शबनम सेरी को तमन्ना बनाए हुए बैठा है। इस बात में अफसाना बजूका का इक़्तिबास फसल कटेगी तो उनका आदमी खुद से भर जाएगा और कोटेगी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने में मजा आएगा। क्या डकारे आएंगी पेड़ बचाने के बाद। शरीफ पढ़ने का जो है बदल दिया गया क्या नाम। अच्छा फसल पककर तैयार हो चुकी है। भूरी अपने पोतों पोतियों और बहुओं के साथ एक अजीब सी मसरत भरी उम्र लेकर फसल की कटाई के लिए निकल पड़ता है। वो इस सोच के साथ खेत की तरफ जा रहा है कि हम आज़ाद मुल्क में हैं, अपना किसी अंग्रेज की ज़बरदस्ती का खौफ है न जिम्मेदार का। ज़मीन अपनी है, मेहनत अपनी है और गला भी। वो सोच रहा है कि इक़्तिबास कितना अच्छा समय आ पहुँचा है। न है तो वक्त की ठोस का खट्टा, न अंग्रेज की जोर जबरदस्ती और न जिम्मेदार का हिस्सा इक़्तिबास हो। लेकिन जब वो अपने खेत में पहुँचने के करीब होता है तो क्या देखता है कि कोई उसकी फसल को काट रहा है। पूरी इंतहाई इस्लामी के आलम में कहता है अब एक कौम है। कोई जवाब ना मिलने पर पूरी ताकत से चिल्लाकर कहता है कौम है, आराम करना बोलता क्यों नहीं। तब उसको मुस्कुराहट के साथ जवाब मिलता है कि मैं मुंडी काटा मुझे मुंडी बच्चा को फसल काटते हुए देखकर खबर रहता है
खैर तरतीब में फिर बाद में अच्छा अच्छा से बनाया था। वो बेटा कोई बात समझ कर अपनी फसल मैं की तैयार हो गया हिफाजत के लिए खड़ा किया था। पूरी आदत से बाहर हो जाता है, दोनों में मुकाबला होता है। पूरी तेज आवाज और खतरे सख्त लहजे में बुजुर्ग को समझाने की कोशिश करता है कि तुम गैर इस्तेहकामी तौर पर मेरी फसल पर कब्जा कर रहे हो, जबकि बुजुर्ग नरमी और सलीके से गुफ्तगू करता है और फसल की चौथाई हिस्से पर अपना हाथ बताता है। इक़्तिबास देखें, बुजुर्ग हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, तुम खामखा खफा हो गए बूढ़ी लाला, मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है 1/4। लेकिन बूढ़ी कहता है, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है बूढ़ी लाला, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। बजुका के रवैया गुफ्तगू की गर्मी से निकलता है, जैसे वो जालिम नहीं बल्कि बूढ़ी का हमदर्द और हमनवा। और यही रवैया हमारे सियासी रहनुमाओं और इंतजामी आलमा का होता है। सियासतदान पार्लियामेंट हाउस बार बार एतमाद दिलाते हैं कि वो किसानों और गरीबों के फलाह और बहबूद के लिए स्कीमें जारी कर रहे हैं, और यही कायदीन उनके सच्चे रहनुमा हैं, लेकिन फिल हकीकत वो हमनवा नहीं बल्कि गरीबों और किसानों को और गरीब बना रहे हैं। पूरी किसी भी सूरत में अपनी फसल बुजुर्ग को देने पर राजी नहीं है, वो उसे पूरा जुर्म समझता है और इस जुर्म के खिलाफ पंचायत में अपील करता है ताकि इंसाफ मिल सके। पंचायत में गांव के सभी लोग मौजूद हैं। पूरी आदत की उम्मीद लिए हुए अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है, लेकिन बजुका अभी तक नहीं आया। सभी लोग बजुका का इंतजार कर रहे हैं। जब बजुका पंचायत में पहुंचता है तो सभी लोग ताज़ीमन खड़े होकर अपना सर झुका देते हैं। बजुका ये देख कर अंदर रह जाता है। आखिर दूर से बुजुर्गा खरामा आते हुए दिखाई दिया। सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था। जैसे ही चौपाल में दाखिल हुआ, सब गैर इरादी तौर पर उठ खड़े हुए और उनके सर ताज़ीम में झुक गए। पूरी के तमाशा देख कर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बुजुर्गा ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है। लोगों का सर ताज़ीम में झुकना समाज की कमजोरी पर तर्ज है। एक किसान तबका या गरीब तबका जो कि टैक्स अदा करने की हालत में नहीं है, फिर भी वो दस्तूर के सामने सर तस्वीर खम के लिए टैक्स की अदायगी कर रहा है। लेकिन इसी समाज में एक दर्द और भीड़ भी है जो आम की बुज़दिली और कमजोरी पर तड़प होता है। उसे यूँ महसूस होता है जैसे मेहनत का तबका बेज़मीन हो गई है। वो हुकूमत इस आइन के खिलाफ आलम बगावत खत्म करता है, मगर अफसोस इस कलम के पीछे चलने वाला कोई नहीं। फिर पंचायत एक बार फिर बूढ़ी को मौत के मुंह में ढकेल देती है। फैसले से सवाल जवाब के बाद सरपंच बुजुर्गा को हक मजानी करार देता है और बूढ़ी को अपनी फसल का चौथाई हिस्सा बुजुर्गा के हवाले करने पर मजबूर होना पड़ता है। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। बूढ़ी का सारा वजूद कामने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बुजुर्गा को देना मंजूर कर लिया। पूरी पंचायत से निकलकर खेत में पहुंचा और मर गया। बूढ़ी का मर जाना इस बात की तरफ इशारा है कि किसान का जाने जाना नजर हुकूमत में कभी और मरता था न मौजूदा जमहूरी हिंदुस्तान में। अंग्रेजी सरकार में किसानों को मेहनत का सिला वही मिलता था उसकी हुकूमत कानून के लिए काफी हुई। आज़ाद हिंदुस्तान में किसानों की माशी हालत में कदर बेहतरी आई है, लेकिन इतनी नहीं कि वे खुशहाल जिंदगी गुजार सके। गरबे के पैदा होने या न होने से कौमी माशी मेयार मुतासिर तो होता है, मगर गरबा पैदा करने वाले किसान की माली हालत पर कोई असर नहीं पड़ता। तकरीबन आज भी उसकी जिंदगी उसी नहज पर चल रही है जिस पर आज़ादी से पहले चल रही थी। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत प्यारी मज़मून के बाद, क्योंकि हुमरान हमारे साथ के अपनी मौजूदगी के बाद इस सेशन का दूसरा हिस्सा जिसमें इंशाइया और खाका है, तो इंशाइया के लिए फरीदा और खाके के लिए अब्दुल्ला साहब को मैं दावत देती हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लेके आए। और सदारत इसमें भी मोहतरम गुलाम साहब की है। थोड़ा मेरा भी तो शक्ल आ जाए इसमें। और इस हिस्से की आवाज़ के लिए मैं अब्दुल्ला साहब को बुलाना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ में आए और अपना खाका पेश करें।
एक मुख्तसर खाका पेशा खिदमत है और ये फर्जी खाका है। अगर किसी शख्सियत से इसके बाद उनको कोई मुनासिबत नजर आती है तो उसे महज इत्तेफाक समझा जाएगा और हकीकत महमूद नहीं। इसमें इत्तेफाक समझा जाएगा। सम्मान है मिर्ज़ा फरीदुद्दीन बेग। मिर्ज़ा फरीदुद्दीन बेग हमारे साथ पढ़ते थे, अब किसी अच्छे मनसब पर फायज हैं। मनसब अच्छा इस वजह से कि आम लोगों की रिसाई तक मुमकिन नहीं, और बहरहाल मैं भी आम आदमी हूँ। तालिब इल्म के ज़माने में हम साथ रहा करते थे। हॉस्टल एक होने की वजह से मैं तकरीबन रोज़ाना ही खाने पर उनका इंतज़ार करता था, और कभी अगर देर हो जाए तो मुझे अकेले ही खाना पड़ता। मिर्ज़ा साहब पैदाइशी तौर पर मिर्ज़ा थे और वो इस बात को बखूबी समझते थे, बल्कि न समझने वालों को समझाते भी रहते थे। हॉस्टल के कारकुनान जिन्हें अक्सर तस्वीर समझते थे, मिर्ज़ा साहब का उन पर काफ़ी रोक था। क्या मजाज से कि सफाई करने वाले की किसी दिन तबीयत खराब हो जाती और उनका कमरा साफ होने से रह जाता। गरचा मिर्ज़ा साहब खुद की सफाई के मुताबिक भले न सोचे, मगर क्या किया जा सकता है कि छोटों की गांठ बड़ी उम्र के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए सुखराम बाबा बीमारी के बावजूद उनके कमरे की सफाई करना न भूलते। देखने में मिर्ज़ा साहब औसत दर्जे के थे, मतलब ये कि देखने वालों को पहली ही नज़र में उनसे लगाव नहीं होता। हाँ, मगर एक लड़के का हर किसी के सामने खुद को पुरवकार अंदाज में पेश करना नए लोगों के लिए जरूर दिलचस्पी का सामान है। वजन ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस तरह चलते कि गोया उनके कदम बदिक्कत तमाम ही उनका वजन उठाने में कामयाब हो रहे हैं। कंधे पीछे की तरफ खींचे हुए और सीना बाहर को निकला हुआ। मिर्ज़ा साहब की यह तस्वीर उनकी खुद की बनाई हुई थी, वरना मुझे नहीं मालूम कि खुदा ने उन्हें किस साथ में पैदा किया था। मिर्ज़ा साहब को खुदा ने काफ़ी ज़हीन पैदा किया था। शायद नवाबों के ख़ानदान से होने की वजह से खूबी उनके अंदर आ गई थी। समझ नहीं आता कि उनके लिए ज़हीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही होगा या नहीं, लेकिन बात जो सच है वो बता रहा हूँ। शायद इसी वजह से वो दर्जे में अव्वल आते थे। हमारे क्लासरूम में लकड़ी की कुर्सियाँ होती थी और मिर्ज़ा साहब उन्हीं कुर्सियों पर बैठते तो ऐसे कि गोया मखमल के कालीन पर दाव तकिया लगा कर बैठे हों, और आगे के साथ में बैठने के लिए किसी को उनसे उलझने की हिम्मत न थी। उस्ताद के सामने वाली कुर्सी पर उन्हीं का नाम दर्ज था। मिर्ज़ा साहब उस्ताद का दर्स बड़ी गौर से सुनते और हमारा मशवरा सिर्फ उन्हें देखना होता था। उस्ताद मोहतरम कभी कभी अपनी बात की तारीफ के लिए मिर्ज़ा साहब से हामी भरवाया करते थे, और ऐसे मौके पर मिर्ज़ा साहब बिल्कुल उसी तरह पलके झुकाकर सर हिलाते जैसे कोई मुंसिफ की बारात का फरमान जारी कर रहा हो। मिर्ज़ा साहब की अपने साथियों से कभी नहीं बनती। खामखा सब उनसे दर्जे में अव्वल आने की वजह से हसद करते थे, लेकिन ये भी ताज्जुब की बात है कि दो माने वाला तालिब इल्म सबका अर्ज अजीज था। बहरहाल मिर्ज़ा साहब तो हमेशा यही कहते हैं कि दर्जे में वो किसी को अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझते। मुझे ये बात इसलिए मालूम है क्योंकि मिर्ज़ा से थोड़ी बहुत मेरी ही बात होती थी। यही कहिए कि मिर्ज़ा ने सिर्फ मुझे एक गुफ्तगू की इजाज़त दे रखी थी, क्योंकि मैं बुजुर्गों के कारनामों को फ़खरिया अंदाज में बयान करना पूरा नहीं समझता था, और मुझे ये मालूम हो गया था कि अंग्रेज़ बहादुर भी मिर्ज़ा साहब के अंदाज की काफ़ी इज्जत करते थे। मेरे वालिद साहब जब भी मुझसे मिलने आते, तालीम पर गुफ्तगू करते हुए हर बार अव्वल आने वाले तालिब इल्म के बारे में ज़रूर पूछते, और हर साल मिर्ज़ा फरीदुद्दीन का नाम सुनते ही मुझे भी मिर्ज़ा जैसा बनने की तारीफ करते, और मैं अपने वालिद साहब को किसी तौर भी ये बावर कराने में कामयाब नहीं हो पाता कि पिछले महीने बीमारी की वजह से जब मुझे अस्पताल में 1 महीना रहना पड़ा, घर के किसी पर न होने के बाद भी मेरे दोस्तों ने मुझे किसी किस्म की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया, और मिर्ज़ा फरीदुद्दीन बेग अभी पिछले दिनों सिर्फ मैं ही उनके पास होता था और कोई मिलने क्यों नहीं आता। मगर वालिद साहब को उन सब बातों से क्या सरोकार, उन्हें तो बस नंबरात चाहिए थे। एक दफ़ा वालिद मोहतरम के इसरार पर मैंने उनकी मुलाकात मिर्ज़ा साहब से करवाई। वालिद साहब मिर्ज़ा फरीदुद्दीन बेग से बड़ी बंदा पेशानी से मिले। यहाँ भी मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा ही बने रहे। वालिद साहब शायद पहले से तैयार थे, उन पर मुतलक असर न हुआ। हाँ, अलबत्ता मेरे हिस्से की डांट में ज़रूर इजाफा हो गया। उस दिन कॉलेज में हमारा आखिरी दिन था। तारीम से फरागत के बाद सबको महसूस मार्च की फिक्र में मजलिस घूमना था। अलविदाई दिन भी अजीब होता है, आनंद मानंद में दिन की तमाम खलिशें दूर हो जाती हैं,
मजीद और हमीद का झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा था। आज वो दोनों एक साल पहले चाय पी रहे थे। किसी शॉप ने कह दिया कि पैसे देते वक्त कहीं इनमें फिर लड़ाई न हो जाए। बात सही हो गई, लेकिन नौयत अलग थी। दोनों कह रहे थे पैसे मैं दूंगा। उन सब के बीच मिर्जा भी थे। मिर्जा का ख्याल आते ही सबने सोचा कि उनकी तरफ से दिल में मैल नहीं रखना चाहिए। मिर्जा के पास पहुँचते ही हमें मालूम हुआ कि आज वो बहुत खुश हैं। दौरान तालीम ही उनके पास किसी अच्छी जगह से मुलाजमत की दरख्वास्त आई थी, जिसे मिर्जा ने कबूल कर लिया। मिर्जा ने हमें बताया कि उन्हें अभी निकलना है। आफ्टर के बाद कंपनी की गाड़ी उनकी मुंतजिर। मिर्जा चले गए। हम सब ने उन्हें मुस्कुरा कर अलविदा कहा। ये हसरत हमारे दिलों में रह गई। यार हम मिर्जा से कहते कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, यहाँ से जाने के बाद हमें भूल मत जाना। अम्मी जो अपनी डायरी में सबसे खत्म किताबत के पते तहरीर करवा रहा था, मैंने उसे वो डायरी अपनी जेब में छुपा के देखा। अब्दुल्ला के इस फांसी के बाद मैं फरीदा को शायरी के लिए दावत देना चाहती हूँ और उससे पहले एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ कि तंज़ो मज़ाक खूब है लेकिन ख्याल हो फांसी अदब ज़रूरी है के साथ। फरीदा तशरीफ लाइए और अपना मेरे इंशाई का मौजू है मुझे नींद ना आए। अरे वाह। दुनिया में कोई शख्स ऐसा ना मिले दुनिया में कोई शख्स ऐसा ना होगा जो ये दुआ करे कि मुझे नींद ना आए, लेकिन हम जो गलती से इस दुनिया के वासी बन चुके हैं तो हर वक्त ये दुआ करते हैं कि नींद ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बेतुकी दुआ क्यों मांग रहे हैं, तो चलिए हम आपकी इस गलत फहमी को भी दूर कर देते हैं। हम फिक्री नींद आने रात में नींद न आने की दुआ नहीं करते हैं, उस नींद को भगाने की फिक्र में इस तरह परेशान रहते हैं जैसे चैन की मीठी नींद सोने वाला शख्स एक मच्छर को उड़ाने में परेशान रहता है। बल्कि हम लोग उस नींद की बात कर रहे हैं जो बच्ची बौली और हमारे घर की मसाफत के दरमियान सिटी बस में हम पर हमला आवर होती है और उसका हमला ऐसा कारी होता है कि हम बेबस हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा स्टॉप गुजर जाता है लेकिन आँख ही नहीं खुलती और स्टॉप के गुजरने पर हम इस तरह चौंक कर उठते हैं जैसे हमें किसी ने चौंका मारा हो। एक लख्त आँखों से नींद के गायब होने के साथ होश व हवास भी गायब हो जाते हैं। अब मंजिले मकसूद तो पीछे निकल चुका होता है। नतीजा ये होता है कि अगले स्टॉप पर उतर कर हमको 11 नंबर की बस से यानी पैदल घर जाना पड़ता है। साथ ही हम उस नींद का जिक्र भी कर देना चाहते हैं जो अक्सर कमरे जमात यानी क्लास रूम में हम पर ही नहीं बल्कि तकरीबन तमाम तलबा पर हावी हो जाती है। उस नींद की मिठास को बयान करना मुश्किल है। ऐसा सोचते हैं कि शायद अभी छुट्टी दे तो सोने के अलावा कोई काम ना होगा, लेकिन ये ख्वाब रोजे अव्वल से अब तक शर्मिंदे ताबीर ना हो सका। शेर मुलाजा हो नींद उसकी है दिमाग उसका है रातें उसकी है, तेरी जुल्फे जिसके बाजू पे परेशान हो गई। दूसरा है खूबसूरत है तेरी आंखें रातों को जागना छोड़ दे, खुद का खुद नींद आ जाएगी मुझको तू सोचना छोड़ दे। क्लास रूम में मशहूरा अशआर को समझाया जा रहा था और पढ़ाने वाले सर को बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि हमने तो सोचना छोड़ा ही नहीं बल्कि सर के बारे में ही सोच रहे थे कि कहीं हमारी आंख ना लग जाए और सर के सामने हमारी नींद का भांडा फूट ना जाए। लेकिन क्लास रूम में एक इत्मीनान ये होता है कि इस मर्ज का शिकार सिर्फ हम ही नहीं है और भी लोग हैं। इस नींद की बहती गंगा में अपने हाथ धोते हुए नजर आते हैं। अपने सांसों को डूबते देखकर यही
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब। जज़ाकल्लाह फरीदा। और इसी के साथ पहली नशिस्त का ख़त्म होता है और जनाब गुलाम मुस्तफा साहब से को मैं दावत देती हूँ वो आएं और अपने सदारती कलमात पेश करें। डॉक्टर जहां साहिबा, डॉक्टर बीबी रजा साहिबा, इस आज़ाद स्पोर्ट ग्रुप के सदर मोहम्मद जुबैर साहब, दीगर हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा काम अभी बहुत छोटा है, मंजिल दिया गया बहुत बड़ा, तो हम इससे क्या इंसाफ कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे साथीदार की निगरानी मैंने कहा था कि मतलब थोड़ा सा पीछे से भी ले लीजिए इसीलिए। सबसे पहले हमारे मुकाबलेबाज मोहम्मद नसीम साहब ने जो मुकाबला पढ़ा तजुर्बा का तहरीर जाएगा। मैं इस मुकाबले के हवाले से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा और शानदार मुकाबला है। मैं हाल ही में एक कॉलेज में अपना एक मुकाबला पढ़ने गया था महबूब नगर में, तो मैंने वहाँ देखा जो लोग बहुत सारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर हो या कुछ भी हो, पढ़ रहे थे और ये फैसला नहीं कर पा रहे थे मजमून है मुकाबला, क्योंकि मुकाबले में इक़्तिबासात होते हैं और किसी ने भी वहाँ नहीं पढ़ा और 2-4 लोगों को छोड़ के, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात कि इस मुकाबले में नसीम साहब ने कहा और हकीकत तो यही है कि जब होरी काका बिजुके को धक्का देता है तो बजाय इसके कि बिजुका गिरना चाहिए, खुद होरी काका गिर जाता है। उससे एक बात ज़हन में आती है कि जालिम के सामने मजलूम की कुछ नहीं चलती। दूसरी बात, अंग्रेज यहाँ से चले गए लेकिन हिंदुस्तानी अभी भी ज़हनी गुलाम थे। दूसरा खाका जो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने पेश किया मिर्जा साहब के उन्वान से, तो ये इब्तदाई कोशिश है और बहुत अच्छी कोशिश है। अभी इब्तदा है, सितारों से आगे जहाँ और भी। और इसके बाद इंशा पेश किया मुझे नींद नहीं आती। तो हर स्कॉलर से पूछा जाए कि आखिरी मरहले में जब वो होता है तो नींद क्या, नींद आने की तो बात ही नहीं, नींद रुक जाती है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे ये लगता है ज़्यादा लिए बजाय कि ये आज़ाद स्पोर्ट फोरम इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक तहरीक के नाम से उभरेगी और एक तहरीक हासिल करेगी। इस तरह के यहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे साथी इकराम की रहनुमाई में, तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो जो इंशा निगार हमारी उन्होंने आखिर पर एक शेर पढ़ा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, तो हम भी अकेले ही अभी हैं, हम अकेले ही चले हैं जानिबे मंजिल। वो वक्त दूर नहीं जब पूरे हिंदुस्तान में कारवां बनेगा और एक तहरीक बन के उभरेगी। और आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया में नहीं देते। इसी के साथ पहले जो नशिस्त थी वो खत्म होती है और दूसरी नशिस्त की सदारत जनाब मोहम्मद जुबैर साहब कर रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो तशरीफ में आए। और ये दूसरी नशिस्त जो है वो अफसाने इसमें पढ़े जाएंगे। तो इस अफसाना निगाह